Yes, students, today we are starting very important topic from board point of view, problem of deficient and excess demand. So before studying these topics, there are some concepts which must be clear to you. Full employment and underemployment equilibrium, voluntary and involuntary unemployment, full employment and natural unemployment. So let's go through these all topics. What is full employment equilibrium? So this we have already studied in our previous chapters in ASAD equilibrium approach कि जब इकॉनमी में एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होती है या सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है विद द कंडीशन कि हमने इकॉनमी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको पूरी तरह से यूज़ कर लिया है और कोई भी रिसोर्स अनयूटिलाइज्ड नहीं बचा इकॉनमी में, उसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. एंड नाउ व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है? जहाँ पर इक्विलिब्रियम वर्ड आ गया इट मीन्स वहाँ पर भी एएस इक्वल टू एडी है और सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है. लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि यहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुए हैं. दैट मीन्स विदाउट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज economy is in equilibrium and AS equal to AD or saving equal to investment with the condition of without fuller utilization of resources. Now what is voluntary unemployment? Voluntary means अपनी मर्जी से unemployment means when people are not willing to work, कि लोग काम करने को तैयार ही नहीं हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट. जो भी मार्केट में वेज रेट अवेलेबल है लोग उसके ऊपर काम करने को तैयार नहीं हैं. दैट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ इसकी ऑपोजिट है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि लोगों को काम ही नहीं मिल रहा. लोग काम करने को तो तैयार हैं, काम तो करना चाहते हैं, बट work is not available to them. People are not getting work at the existing wage rate. So this is said to be involuntary unemployment. Or we may say when the economy fails to create jobs, जब इकॉनमी में jobs ही available नहीं होती due to unutilization of resources. Then next is full employment situation. फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कब इकॉनमी में होती है? जब डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ लेबर. देन द स्टेट इज सेड टू बी फुल एम्प्लॉयमेंट. देन अब नेक्स्ट कंडीशन इसमें क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि इकॉनमी में बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है या ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है. सो ओइंग टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. क्यों होता है? क्योंकि इकॉनमी में डिमांड और लेबर की सप्लाई मार्केट के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है. तो हम ये नहीं कह सकते कि इकॉनमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं होगा. तो डिफरेंट इकॉनमी में चेंजेस आती रहती हैं. उन चेंजेस को हम फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल कह सकते हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अकर होती है. तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? It is the unemployment associated with changes of jobs in the dynamic economy. क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आती हैं. तो देयर मे बी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ लेबर. दैट मीन्स लेबर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अगर शिफ्ट ना कर पाए तो भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से भी हो सकती है, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में लेबर को पता ही नहीं है उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है. शॉर्टेज ऑफ पावर, वेयर एंड टीयर ऑफ मशीन्स, ये भी डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल एग्जिस्ट हो सकता है. देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट इकॉनमी में एग्जिस्ट हो सकती है. सो देर आर डिफरेंट सिचुएशंस इन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. जैसा कि सपोज व्हेन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
जो हैं अदर देन लेबर, वो इकॉनमी में सप्लाई नहीं है, मशीनरी की सप्लाई कम है, या रॉ मटेरियल की सप्लाई कम है, या बिल्डिंग ही हमें नई बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ गई है, तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट हो सकती है। या हमारी जो लेबर है वो एक्सपर्ट नहीं है नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली, पूरी की पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई है, तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो प्रोडक्शन का चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाती है। नाउ नेक्स्ट होट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से ही होता है, तो दोनों हमने अभी डिस्कस किए हैं। नाउ द मेन टॉपिक इज डेफिशिएंट डिमांड। प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्यों आती है इकोनॉमी में। सो कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड जो है वो इकोनॉमी में कब होती है कि जब हमारी जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो कम रह जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। सो केन्स का कहना क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो डेफिशिएंट कब होती है, व्हेन इट इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। की फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमें जितनी एग्रीगेट डिमांड चाहिए, अगर हमारी डिमांड उससे कम रह जाती है उस लेवल से, तो हम उसको कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो हमारी डेफिशिएंट है, और देयर इज़ डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी जब, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं जब इकोनॉमी में हमने सारे प्रोडक्शन रिसोर्सेज को पूरी तरह से एम्प्लॉय नहीं किया, हमने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया, देन लेवल ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। और व्हेन एडी इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई और एडी फॉल्स शॉर्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो इसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं कि एग्रीगेट जो डेफिशिएंट डिमांड है वो इकोनॉमी में, उसके डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। तो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, डिफ्लेशनरी गैप है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसको डायग्राम के थ्रू पहले हम समझ लें कि डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप दोनों ही एक डायग्राम में एक्सप्लेन हो जाएंगे आपके। अब सपोज हमने एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट शो की है, और वाई एक्सिस पे हमने शो किया है एग्रीगेट डिमांड। ये हमारी 45 डिग्री वाली जो लाइन है ये शो कर रही है इनकम लाइन और एग्रीगेट सप्लाई लाइन। ये हम पिछले चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं। तो डेफिशिएंट डिमांड के लेवल को स्टडी करने के लिए हमने दो एग्रीगेट डिमांड कर्व्स हमने यहाँ पर बनाई हैं। दिस इज एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड दिस इज हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। इसको हम ADP हम लिख सकते हैं, ADF रेफर्स टू फुल एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। दिस इज एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड, हमारी प्लानिंग कितनी है। सो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड AD को यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर भी AS इक्वल टू AD है और यहाँ पर भी AS इक्वल टू AD है, क्योंकि दोनों को यहाँ दोनों एग्रीगेट डिमांड की जो लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं दोनों को एग्रीगेट सप्लाई कट कर रही है, एक को Q पे और एक को E पे। यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम है और यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल हम इसको कह सकते हैं। अगर रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो जाते हैं, अगर हम नीचे एक्स एक्सिस पे देखते हैं OM पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम GDP है, यहाँ पर रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हैं, लेकिन इस डायग्राम में हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो यहाँ पर मीट कर रहा है। दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में वो सिर्फ इतनी ही आई है, लेकिन प्रोड्यूसर ने तैयारी इतने की कर रखी थी। तो दिस इज द गैप बिटवीन प्लान्ड AD एंड फुल एम्प्लॉयमेंट AD। दिस इज द डेफिशिएंट डिमांड, हमें इतनी डिमांड इकोनॉमी में कम आई है। सो अगर हम रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज करते तो हमारी इतनी डिमांड होनी चाहिए थी, लेकिन आई हमें इतनी है ON। दिस इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अगर रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो जाते लेकिन हमारी जो डिमांड है इससे पीछे रह गई है। सो प्लान्ड आउटपुट इट इज रिमेन्स लेस देन द पोटेंशियल आउटपुट। पोटेंशियल हमारा इतना था
इकोनॉमी में हम इतना डिमांड दे सकते थे, लेकिन इकोनॉमी में अचीव कितना हुआ, एक्चुअल में इतना हुआ, तो इतना हमें कम जो है डिमांड मिला इकोनॉमी में। सो दिस इज द डेफिशिएंट डिमांड। जितनी डेफिशिएंट डिमांड है उतना ही डिफ्लेशनरी गैप होता है इकोनॉमी में। सो डिफ्लेशनरी गैप जो है वो डिफ्लेशनरी प्रेशर डालता है इकोनॉमी में। सो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट इज हर्ट। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट इज हर्ट मीन्स यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो इनकरेज नहीं होता, उसको कोई इंड्यूसमेंट नहीं मिलती आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि जितना उसने स्टॉक पहले बनाया वो अनक्लियर रह गया, उतना सेल ही नहीं हुआ पूरा, तो प्रोड्यूसर इज डिस्करेज टू इन्वेस्ट हेयर। सो यहाँ पर जो लो एडी है, लो एग्रीगेट डिमांड, या जिसको हम डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं, तो उसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है वो लो इन्वेस्टमेंट करेगा। अब जब वो इन्वेस्टमेंट ही लो करेगा, उसकी वजह से इकोनॉमी में आउटपुट ही लो होगी। आउटपुट लो होगी मीन्स प्रोडक्शन जो है कम आएगी। प्रोडक्शन कम आएगी तो वो बिकेगी भी कम, तो इनकम जो है वो लो हो जाएगी प्रोड्यूसर की। तो लो इनकम की वजह से अगेन वो सप्लाई मार्केट में नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से अगेन लो एडी होगी। तो जो इकोनॉमी है इट स्लिप्स इनटू डिफ्लेशनरी स्पाइरल, और यू में से लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। दिस इज सेड टू बी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। अगर हमें हमारी पूरी गुड्स सेल हो जाती प्रोड्यूसर्स की, तो हमें इतना इक्विलिब्रियम मीट होना था हमारे पास, लेकिन हमारा इतना मीट हुआ। एक्चुअल में हमारा जो डेफिशिएंट डिमांड है वो इतना रह गया, इतनी डिमांड हमारी पूरी नहीं हुई इकोनॉमी में, इतना स्टॉक हमारा अनसोल्ड रह गया। नीचे से भी देखें तो हमारा जो इतना स्टॉक है एन से लेके एन तक वो अनसोल्ड रह गया, इतना बिका नहीं, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड ही इतनी आई है अप टू एन लेवल। इसको ऊपर से हम मैच करके देखें तो अप टू क्यू लेवल। So that's why this is said to be point of underemployment equilibrium। इक्विलिब्रियम तो है, AS इक्वल टू AD तो है, लेकिन हमें जो है हमारी जो डिमांड है वो फुल्ली मीट नहीं हुई है, हमारी डिमांड ही इकोनॉमी में हमारी कम आई है। सो नेक्स्ट ये हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का इसमें हो गया, डिफ्लेशनरी गैप हो गया, द सेकंड कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस इसका क्या है, अनडिजायर्ड स्टॉक्स, कि ड्यू टू लो एडी इकोनॉमी में डिमांड ही कम आई है, तो प्रोड्यूसर का जो स्टॉक है वो पूरा नहीं बिका, अनडिजायर्ड रह गया। तो अनडिजायर्ड स्टॉक्स रह गया प्रोड्यूसर, तो नेचुरली इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, प्राइसेस के ऊपर। तो जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो फॉल कर जाएंगे, और आने वाले सालों में प्रोड्यूसर जो है कम प्रोडक्शन को प्लान करेगा, क्योंकि उसका पिछला स्टॉक ही अभी क्लियर नहीं हुआ। देन नेक्स्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट्स भी होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर का स्टॉक ही क्लियर नहीं हुआ, उसका स्टॉक अंदर लग गया, जिसकी वजह से जो प्राइसेस फॉल कर गए, उसको जो प्रॉफिट जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो ये हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस डेफिशिएंट डिमांड के, कि जब डिमांड जितनी प्रोड्यूसर माइंड में रख के स्टॉक की प्लानिंग करता है, क्योंकि डिमांड जो है वो पुश करती है किसको, प्रोड्यूसर को, कि कितना प्रोडक्शन उसने, कितना आउटपुट जो है उसने बनाना है। अब जितनी उसकी प्लानिंग थी फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, उससे कम जो है एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में आई, जिसकी वजह से उसका स्टॉक जो है वो नहीं बिका, जिसकी वजह से उसको जो प्रॉफिट्स हैं उसके लॉस हो गए। नेक्स्ट कंसेप्ट है अब एक्सेस डिमांड का। एक्सेस डिमांड इसके ऑपोजिट है, दैट मीन्स कि प्रोड्यूसर ने फुल एम्प्लॉयमेंट करके जितना स्टॉक बनाया, डिमांड उससे भी ज़्यादा आगे इकॉनमी में प्रोड्यूसर के पास जो है अब कोई अनसोल्ड स्टॉक नहीं बचा, कोई अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज नहीं बचे, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को एक्सेस डिमांड का सिचुएशन जो है वो फेस करना पड़ा। सो एक केन्स इसमें क्या कहते हैं कि एडी इज एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करने के बाद भी जो है इकोनॉमी में डिमांड आई जा रही है, दैट इज सेड टू बी फेस ऑफ एक्सेस डिमांड। और यू में से व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस और एडी कॉरस्पॉन्ड्स
crosses its full employment level. So let's understand इसके भी consequences हैं. So these are the consequences. First consequence, this is inflationary gap. तो इसको हम डायग्राम के थ्रू ही क्लियर करते हैं. एक्सेस डिमांड को भी समझते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप को भी, और इसमें भी एक्स एक्सिस पे हमने लिया इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. वाई एक्सिस पे हमने लिया एग्रीगेट डिमांड. हेयर अगेन दिस इज इनकम लाइन और एग्रीगेट सप्लाई लाइन. देन एग्रीगेट डिमांड, एडीपी हम इस बार ऊपर बनाएंगे, प्लान्ड एडी. प्लान्ड एडी मीन्स एक्चुअल कितनी आती है इकोनॉमी में. दिस इज एडीएफ, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. सो अब जो एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को पहले कट कर रही है और प्लान्ड को बाद में कट कर रही है. तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट उसने पहले मीट कर लिया. इट मीन्स रिसोर्सेज जो है यहाँ पर फुल्ली एम्प्लॉयड हैं. प्रोड्यूसर ओएम के बाद मार्केट में सप्लाई नहीं दे सकता क्योंकि रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं. लेकिन जो डिमांड है इकॉनमी में वो ज़्यादा आई है. तो ये जो गैप है, दिस इज सेड टू बी एक्सेस डिमांड और यू मे से इन्फ्लेशनरी गैप. अब जो इन्फ्लेशनरी गैप है इसकी वजह से इकॉनमी में क्या होगा, ये देखिए. एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं इकॉनमी में या प्रोड्यूसर के पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो राइज कर जाएगी. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज कर जाएगी क्योंकि रिसोर्सेज तो है नहीं प्रोड्यूसर के पास. अब जो स्टॉक उसके पास बिकने के लिए तैयार है उसके ऊपर ही प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्राइसेस हैं वो राइज कर जाएंगे. प्राइसेस राइज करने से क्या होगा, इकॉनमी में इन्फ्लेशन आएगा, इकॉनमी में महंगाई हो जाएगी. अब जो आउटपुट लेवल है वो कांस्टेंट ही रहेगा. कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज ही नहीं है. प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज ही बचे नहीं पड़े हुए. प्रोड्यूसर के पास जो रिसोर्सेज थे वो फुल्ली यूटिलाइज हो गए, जिसकी वजह से जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहा क्योंकि आउटपुट प्रोड्यूसर बढ़ा ही नहीं सकता, उसके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं बचे हुए. तो जो आउटपुट उसके पास बना हुआ पड़ा है जो बिकने के लिए तैयार है उसी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से प्राइसेस राइज करते हैं. इकॉनमी में इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन अराइज हो जाती है. देन नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस इज स्टैटिक जीडीपी. स्टैटिक मीन्स कांस्टेंट, जीडीपी मीन्स आउटपुट. तो जो इकॉनमी में जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि प्रोड्यूसर के पास कुछ भी रिसोर्सेज जो है नहीं बचे हुए जिससे वो अपनी आउटपुट को इंक्रीज कर ले. सो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस विल बी अगेन लॉस ऑफ प्रॉफिट. अब अगेन प्रोड्यूसर विल बी इन लॉसेज क्योंकि प्रोड्यूसर इकॉनमी में डिमांड तो आ रही है लेकिन प्रोड्यूसर उतनी सप्लाई नहीं दे सकता ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज इन द इकॉनमी. सो इकॉनमी में प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से प्रोड्यूसर अपने स्टॉक को बढ़ा नहीं सकता अकॉर्डिंग टू द एक्सेस डिमांड. तो जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर को लॉस का सामना यहाँ पर करना पड़ता है. और नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस इसका क्या है कि वेज प्राइस स्पाइरल. अब वेज प्राइस स्पाइरल क्या है कि एक्सेस इकॉनमी में एक्सेस डिमांड आने की वजह से जो प्रेशर है किसके ऊपर पड़ा, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर. एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज मींस एग्जिस्टिंग स्टॉक जो उसके पास बना पड़ा है. तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब मार्केट में कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई लेकिन स्टॉक है नहीं सप्लाई देने के लिए. तो प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा, प्राइसेस के ऊपर. जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो महंगी हो जाएगी. अल्टीमेटली क्या होगा, लेबर के जो वेजेस हैं वो बढ़ेंगे क्योंकि लेबर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है. लेबर भी रिसोर्सेज में आती है ना, तो लेबर भी अवेलेबल नहीं है.
तो राइज इन वेजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो जनरल प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो राइज इन प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से टेंड्स टू कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज क्यों यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो बढ़ी हुई कीमत है, जो प्राइजेस राइज हुए हैं, उनको खरीदेगा कौन? एक रिच कंज्यूमर ही खरीदेगा। जो पुअर कंज्यूमर है वो मार्केट को छोड़ जाएगा, क्योंकि वो महंगा प्रोडक्ट अफोर्ड ही नहीं करता खरीदना। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो राइज कर जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि जो सर्वाइवल है लोगों का महंगा हो जाएगा, सिर्फ रिच कंज्यूमर ही अफोर्ड कर पाएगा अपनी बढ़ी हुई कीमत पे उस गुड को खरीदने के लिए। अगेन जो राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग है लीड्स टू राइज इन वेजेस अगेन। तो उसकी वजह से जो हमें लेबर है वो महंगी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी महंगी पड़ती है। तो जिस वजह से जो वेजेस हैं उसका इफेक्ट प्राइजेस के ऊपर पड़ता है कि वेजेस की वजह से प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं और इंक्रीज प्राइजेस की वजह से वेजेस राइज हो जाते हैं। तो दिस इज ए सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। तो दिस इज सीरियस थ्रेट इन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। इकोनॉमी में हर चीज़ जो है महंगी हो जाती है एक्सेस डिमांड की वजह से। तो इस सिचुएशन में सिर्फ वही कंज्यूमर खरीदेंगे प्रोडक्ट को जो अफोर्ड कर सकते हैं। नाउ कॉजेज, पहले हम डेफिशिएंट डिमांड के कॉजेज जो हैं वो स्टडी कर लेते हैं। डेफिशिएंट डिमांड क्यों आती है इकोनॉमी में? फर्स्ट इसका रीज़न है, हम डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड के कॉजेज पैरेलल स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएंगे इसके। रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीन्स एग्रीगेट डिमांड। जब भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात होगी इट मीन्स किसकी बात हो रही है? डिमांड की। अब जब इकोनॉमी में डिमांड ही कम आ रही है, एग्रीगेट डिमांड ही कम आ रही है, प्राइवेट सेक्टर मीन्स उसमें हाउस होल्ड सेक्टर भी आएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर भी आएगा। तो दोनों तरफ से डिमांड कम आ रही है। डिमांड कम आ रही है इट मीन्स लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं। और जब खर्च कम करेंगे तो डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करने की वजह से इकोनॉमी को डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड का सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड का फेस आता है। देन रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? प्रोड्यूसर। अगर प्रोड्यूसर के पास फंड्स कम हैं, रिसोर्सेज कम हैं, तो जो प्रोड्यूसर है वो, या कई बार जो प्रोड्यूसर है पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन की वजह से अपने खर्चे को कम कर देता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं आने वाली है, तो वो सप्लाई ही कम कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से भी जो डेफिशिएंट डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और डेफिशिएंट डिमांड जो है वो कम हो जाती है। देन नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट भी अपना खर्चा कम कर देती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी जो सेक्टर अपना खर्चा कम करेगा इट मीन्स वो सेक्टर किसको इफेक्ट कर रहा है? अल्टीमेटली डिमांड को, बिकॉज डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एक्सपेंडिचर। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम क्यों करेगी? बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट्स इन द इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट के पास पैसा कम है, फाइनेंस कम है, तो उसका जो बजट कंस्ट्रेंट उसका रीज़न हो जाएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करेगी। गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करेगी जिसकी वजह से जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी में इफेक्ट होगा गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड में कट लगेगा। अल्टीमेटली सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड विल राइज। अब डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स, अगर हम एक्सपोर्ट्स कम करते हैं तो एक्सपोर्ट कम करते हैं इट मीन्स अगेन इट विल इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड। दैट मीन्स हम अपनी इकोनॉमी के जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कम खरीद रहे हैं, अगेन डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन इकोनॉमी में राइज होती है। और अगर हम इंपोर्ट्स को ज़्यादा खरीद रहे हैं तो भी डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन अराइज होती है, क्योंकि हम बाहर वाले प्रोडक्ट्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बाहर वाले ज़्यादा खरीद रहे हैं, अपने इंडिया में जो बने प्रोडक्ट्स है उसको कम खरीद रहे हैं, अगेन डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन जो है वो अराइज होती है। देन इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, और अगर हम टैक्स रेट्स हमारे गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है तो हमारे पास इनकम ही कम बचेगी स्पेंड करने के लिए, और अगर कंज्यूमर के पास इनकम ही नहीं बचेगी तो वो खरीदेगा क्या? अगर कंज्यूमर खरीदेगा कम, नेचुरली अगेन जो डिमांड है वो कंज्यूमर कम करेगा, इकोनॉमी
इकॉनमी में, क्योंकि उसके पास डिस्पोजेबल इनकम मीन्स जितनी इनकम उसने खर्च करनी है वो ही नहीं बची उसके पास, या वो कम बची है, तो वो जो डिमांड है वो कम करेगा, जिसकी वजह से डेफिशिएंट डिमांड का जो फेस है इकॉनमी में आता है। और अगर हम कॉजेज स्टडी करेंगे एक्सेस डिमांड के, अगर हम कॉजेज स्टडी करते हैं तो उसके कॉजेज क्या हैं, इसके ऑपोजिट चले जाएंगे हम। उसमें क्या हुआ, इंक्रीज इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर लोग अपना खर्चा बढ़ा देते हैं, नेचुरली डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इकॉनमी को एक्सेस डिमांड की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। सेम वे अगर प्रोड्यूसर अपना खर्चा यहाँ पर रिडक्शन की जगह पे आ जाएगा, इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर अपना खर्चा इंक्रीज कर देता है, ज़्यादा स्टॉक बना लेता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ रिच बिजनेस एक्सपेक्टेशंस की आने वाले टाइम में मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकना है, तो वो ज़्यादा बना के रखता है। तो इकॉनमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन, वो ज़्यादा खर्चा करता है। सीधी सी बात है, अगर वो ज़्यादा खर्चा करता है, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर है, या वो प्रोड्यूसर सेक्टर है, या गवर्नमेंट सेक्टर है, अगर वो खर्चा ज़्यादा करेंगे तो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन जो है इकॉनमी में आता है। इस तरह इस पॉइंट को भी ऑपोजिटली एक्सप्लेन कर देंगे एक्सेस डिमांड के लिए कि अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देती है, अगेन जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देते हैं, मीन्स हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स ज़्यादा बाय करते हैं, दैट मीन्स हम इंडिया के बने प्रोडक्ट्स ज़्यादा बाय करते हैं, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। सेम वे अगर हमारे इंपोर्ट्स अगर हम डिक्रीज कर देते हैं, दैट मीन्स हम बाहर की आइटम्स को कम खरीदते हैं, अपनी इंटरनल आइटम्स को ज़्यादा खरीदते हैं, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड इकॉनमी में बढ़ती है। वो इतनी ज़्यादा बढ़ती है तो कि वो एक्सेस ही चली जाती है। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट हमारे टैक्सेस को रिड्यूस कर देती है, तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा बच जाएगी स्पेंड करने के लिए, तो वो ज़्यादा डिमांड इकॉनमी के अंदर रखते हैं, तो जिसकी वजह से इकॉनमी को एक्सेस डिमांड की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो ये हमारे हो गए आज कवर अप कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस, उसका डेफिशिएंट डिमांड का भी और एक्सेस डिमांड का भी, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड, इंक्लूसिव ऑफ इट्स डायग्राम्स। तो ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आपका इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता होता है, तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम्स भी आपने बहुत ध्यान से इसमें ड्रॉ करनी है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये गैप आपने शो करना है। दोनों की कंबाइंड डायग्राम ही आपने प्रिपेयर कर लेनी है इसमें, डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप की। तो ये जो गैप है डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप का, दोनों ही सेम होते हैं। बस आपको अगर क्वेश्चन में डेफिशिएंट डिमांड पूछा हुआ है तो इस गैप को डेफिशिएंट डिमांड लिख देंगे, और अगर आपको क्वेश्चन में डिफ्लेशनरी गैप पूछा हुआ है तो इसको आप डिफ्लेशनरी गैप लिख देंगे। तो इन दोनों का जो गैप है वो शो कर रहा है आपको डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप की वजह से जो प्राइसेस हैं वो फॉल कर जाते हैं। और नीचे भी आपने ये दोनों पूरी फुल फ्लेज आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जीडीपी and this is under employment equilibrium GDP. GDP means income, output and employment. सेम वे जो इन्फ्लेशनरी गैप की डायग्राम आपको कराई गई है, आपको पेपर में चाहे इन्फ्लेशनरी गैप पूछा जाए या आपको पूछा जाए एक्सेस डिमांड, बोथ आर सेम थिंग्स, inflationary gap and excess demand. So inflationary gap की वजह से इकॉनमी में राइज इन प्राइजेस या यू में से इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ती है इकॉनमी में। सो दिस इज द गैप। सो यहाँ पर भी आपने प्लान्ड एडी और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यहाँ पर शो किया गया है आपको। तो दोनों का जो गैप है, इधर इट इज एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो डायग्राम में पीछे की तरफ हम शो करते हैं,
यहाँ पर, लेकिन जो डिफ्लेशनरी गैप है वो आगे की तरफ आता है। तो इन दोनों डायग्राम्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एक निशानी रख लो कि डेफिशिएंट डिमांड आगे की तरफ शो करता है और इसमें ADF हम ऊपर बनाते हैं, लेकिन एक्सेस डिमांड वाले केस में ADF नीचे आ जाता है और जो गैप है वो यहाँ पे हो जाता है। तो दोनों डायग्राम्स को बहुत ध्यान से देखना है और डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी करनी है। तो दिस वाज द होल कंसेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग।